वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ओके, तो आज हमें पढ़ना है अपना चैप्टर 6 जिसमें हम मेनली जितने भी हमारे कंट्री के अंदर और जो पूरे वर्ल्ड में रिलीजन्स है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदू रिलीजन हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, वो किस तरीके से डेवलप हुआ। देखो एक टाइम था जब इन सब वर्ड्स के बारे में किसी को पता भी नहीं था। हिंदू नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, ऐसी कोई रिलीजियस कम्युनिटी ही नहीं थी, ना मुस्लिम थी। ठीक है, तो वो ऐसा क्या हुआ जो हमने इन सब ग्रुप्स को बनाया, इन सब रिलीजियस कम्युनिटीज़ को बनाया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने तरीके की फॉर्म्स ऑफ वर्शिप हुआ करती थी, कौन से गॉड की वर्शिप हुआ करती थी, मंदिर क्यों बने, मस्जिद क्यों बने, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पूरी वीडियो को देखना एंड आई एम टेलिंग यू दैट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट है, आप क्लास 12th में हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना। मैंने अपने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाना और आप अपना काम कर सकते हो, अपनी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नोट्स और क्वेश्चन आंसर। हिस्ट्री के इस चैप्टर के, हर एक चैप्टर के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, इको के, हर चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID पर डाले हुए हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके तुम्हें नोट्स ले लेने हैं। और अभी तुम्हें क्या करना है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो नोट्स और सारे चैप्टर तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहला टॉपिक आप जैसे ही खोलोगे तो ग्रे कलर में लिखा होता है आपका टेक्सचुअल ट्रेडिशन सोर्सेज। जब भी आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में वो ग्रे कलर का बॉक्स है और उसमें हमें मेनली ना सोर्सेज बता रखे हैं कि ये जो इतना लंबा टॉपिक वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे इसकी सोर्सेज क्या है, यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें कैसे पता चलता है भैया कोई पुराने ज़माने से आके बता थोड़ी रहा है, नहीं तो मेनली किन चीज़ों पर वो रिलाई करते हैं उसके बारे में हमें ग्रे बॉक्स में बताया गया होता है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली रिलाई करा ऑन वेदास एंड पुराण से, यानी कि मेजर चीज़ें जो हमें अपने रिलीजन के बारे में पता चली हैं और काफ़ी सब कुछ जो इंडियन कल्चर के बारे में पता चला है थ्रू द वेदास एंड पुराण। उसके बाद ओरल मैसेजेस, अब हमारी नई सोर्स हमें पता चल गई। जैसे कि चैप्टर 2 इंस्क्रिप्शन वाले में हमारी नई सोर्स क्या थी, पिलर्स वगैरह पे जो इंस्क्राइब हो रखा था। इस चैप्टर में हमारे पास कौन सी नई सोर्स है, हमारी ओरल मैसेजेस ऑफ सेंट्स एंड पोएट्स। सेंट्स कौन होते हैं, जितने भी हमारे पोएट्स हो गए जो सभाओं में गाते थे, और जो सेंट्स हो गए जैसे कबीर हमारे सेंट थे, तो उनकी जो बातें होती थी वो ओरली अपने मैसेज देते थे, और जो उनकी बातें होती थी, जो उनके फॉलोअर्स होते थे वो कहीं ना कहीं लिख लेते थे। ठीक है, और फिर वो आगे से आगे पास ऑन होती रहती थी। नेक्स्ट रिलायबल सोर्स क्या है हमारी, हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी क्या होती है, मैंने बहुत बार पहले बताया। बायोग्राफी होती है किसी नॉर्मल इंसान के बारे में, उनकी जो जीवनी लिखी जाती है उसे बायोग्राफी कहते हैं। पर अगर किसी सेंट की बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, हेगियोग्राफी। तो हेगियोग्राफी से भी आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ पता लगाया अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, तो ग्रे बॉक्स आपका खत्म हो गया। टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं। मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मोजाइक मोड होता है ना हमारे कैमरे में जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट होके आ जाता है, वो वाला मोड। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में कितनी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी और वाइड रेंज ऑफ गॉड्स थे, गॉडेसेस थी, मेजर डेटीज थे, भगवान की भरमार थी आप कह सकते हो। अलग अलग टाइप के गॉड्स थे। अभी भी हमारे इतने सारे भगवान हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, कभी किसी से कुछ मांगते हैं, कभी किसी से कुछ मांगते हैं। ठीक है, तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था। तो यही है हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक। ठीक है, तो मेजर डेटीज अभी से याद रख लो कौन कौन है हमारे, विष्णु, शिवा, अकॉर्डिंग टू द अपना भक्ति ट्रेडिशन में अगर आप देखो तो विष्णु, शिवा और गॉडेसेस हमारी मेजर डेटीज है। गॉडेसेस कौन सी मेनली वर्शिप की गई है, जैसे कि गॉडेसेस में आप मानो तो विष्णु की वाइफ लक्ष्मी, उनको पूजा जाता था मेनली, एंड शिव की वाइफ पार्वती, उनके और उनके अवतार्स को पूजा जाता है। नाउ कम टू द टॉपिक 1.1 द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। यानी कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस के अंदर वेदा के अनुसार वुमेन को और जो हमारे लो कास्ट के लोग थे उनको मंदिर तक में जाना अलाउड नहीं था, एंड उनको पूजा करना अलाउड नहीं था, दे कैन नॉट वर्शिप। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आया जब ये जो ऐसी बिलीव्स थी ना, इन सब में चेंजेस आने लगे, रिफॉर्म्स आने लगे। और जो कल्ट्स मतलब क्या होता है, अभी देखो
कल्ट्स, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को कल्ट का मतलब पता होगा, तभी ये चैप्टर हमें डिफिकल्ट लगे। कल्ट मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, अगर आप देखोगे कल्ट मतलब क्या होता है, कोई भी एक सोशल रिलीजियस बिलीव्स जिसकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है। अब हमारी कंट्री में तो सारी बिलीव्स ही ऐसी हैं जिनकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है, तो वो इंटीग्रेट कैसे हुई, ये वर्ड हिंदू मुस्लिम ये सब कैसे निकल के आए, वो इसमें हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 1.1, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस चल रहे थे हमारे रिफॉर्मेशन के। मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मण्स थे वो हमेशा वेदा के अनुसार चलते थे। वेदा क्या थी, भगवान की कहीं भी बातें, उसमें आपको पता है हमारा कास्ट सिस्टम भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट एक टाइम ऐसा आया, हर सोसाइटी में रिफॉर्म आता है, तो अब 2 प्रोसेसेस चलने लगे, रिफॉर्म्स आने लगे, ब्राह्मण्स ने भी चेंजेस लाने शुरू कर दिए। तो पहला प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म आप कह सकते हो था प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, यानी कि जो पुराने आइडियाज थे ब्राह्मण्स के वो डिसमेंट हो रहे थे, यानी कि उनको तोड़ के कुछ नई चीज़ें बनाई जा रही थी। कॉम्पोजिशन हो रहा था, कंपाइलेशन हो रहा था, प्रेजर्वेशन हो रहा था ऑफ पुराण्स। पहले सिर्फ वेदास थी, पुराण्स आई। पुराण्स की स्पेशलिटी क्या थी, दैट दे वर रिटन इन द संस्कृत, वेरी सिंपल संस्कृत। जो पुराण थी वो नॉर्मल जो लोग होते थे, लो कास्ट के हो गए, वुमेन हो गई, वो भी आराम से समझ सकते थे। जिनको जो बेहतरीन वाली संस्कृत नहीं आती थी ना, वो भी पुराण्स को पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। वेदास नहीं पढ़ सकते थे वो लोग, वेदास हमेशा से ब्राह्मण्स ही पढ़ पाते थे या क्षत्रिय जिनको बहुत अच्छी संस्कृत आती थी। ठीक है, तो एक रे ऑफ होप निकली पुराण्स, जिससे कि सब लोग अपने ट्रेडिशन को समझ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपके एग्जाम में आएगा, दैट वाज डिसमेंटलिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडिया, जिसमें मेनली पुराण की रचना होनी शुरू हुई। नेक्स्ट वाज क्या था, ब्राह्मण्स का रीवर्किंग एंड एक्सेप्टिंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो नई बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थी, जो लोकल गॉड्स होते थे, जो छोटी जाति के लोग जो होते थे, उनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को ब्राह्मण्स ने मानना शुरू कर दिया। कब तक डिनाई करते रहते वो, तो एक टाइम आया जब उन्होंने उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को मानना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज अ ग्रेट डायलॉग बिटवीन 2 थिंग्स, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन आपकी बुक में साइड में बता भी रखा है, व्हाट इज ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, लेट मी टेल यू। ग्रेट ट्रेडिशन आप कह सकते हो, जैसे कि एक आप शहर ले लो, शहर में आधी जनता जो थी वो ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो करती थी एंड आधी जनता लिटिल ट्रेडिशन को। जो ग्रेट ट्रेडिशन वाले लोग थे ना, वो मेजर डेटीज को फॉलो करते थे, वो उन लोगों को फॉलो करते थे जिनको राजा पूछता है या जिनको बड़े बड़े ब्राह्मण, जिनको बड़े बड़े प्रीस्ट पूछते हैं, तो हो गए ग्रेट ट्रेडिशन वाले। जिसको राजा पूजेगा, प्रीस्ट पूजेगा, वही जो लोग पूछ रहे हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन। जो लिटिल ट्रेडिशन वाले होते थे वो मेनली लोकल गॉड्स की पूजा करते थे, वो खुद के अपने अपने गॉड्स जो होते हैं उनकी पूजा करते थे। अब लोकल गॉड्स कौन होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च करना व्हाट आर द लोकल गॉड्स, और आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखे हो जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी आपको पता है उड़ीसा पुरी के अंदर जगन्नाथ का टेम्पल है। अभी जगन्नाथ जी की सवारी अभी हाल ही में निकली, अगर आपको पता, आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो नाउ ही इज़ वेरी फेमस आप कह सकते हो, बट उस जमाने में जगन्नाथ जी वॉज अ लोकल गॉड। ठीक है, आपकी बुक में फोटो दे रखी है अबाउट जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलराम, जो जगन्नाथ जी के बड़े भाई थे। ठीक है, तो लोकल ट्रेडिशन भी था और ग्रेट ट्रेडिशन भी था। तो डिफरेंसेस और कंपैरिजंस वगैरह किए जाते थे लोकल और ग्रेट ट्रेडिशन में। एक चीज़, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपना परसेप्शन चेंज कर दिया, जगन्नाथ जी को क्या परसीव करने लगा एज विष्णु, विष्णु का अवतार ही माना जाने लगा जगन्नाथ जी को। पहले जगन्नाथ जी वॉज अ लोकल गॉड, बट उनको जो मेजर डेटी है विष्णु, उनसे मेल करा जाने लगा, उनसे जोड़ा जाने लगा कि जगन्नाथ एंड विष्णु इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यही है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में। ऐसे ही और भी काफी सारे एग्जाम्पल है किस तरीके से लोकल गॉड्स को भी मेजर डेटीज के साथ कनेक्ट किया जाता था, उनके अवतार्स को कनेक्ट करा जाता था, और गॉडेसेस की वर्शिप का ट्रेंड चलने लगा था। गॉडेस वर्शिप होने लगी थी, स्टोन स्मियर्ड उनकी मूर्ति होती थी, स्टोन पे मूर्ति, उनके 4 भुजाओं वाले हाथ हो गए, आप कह सकते हो हर हाथ में अलग अलग, जैसे दुर्गा माँ की पोर्ट्रेट है। तो इस तरीके से गॉडेसेस की वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी हमारी कंट्री के अंदर। तो यहाँ आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, पहले ब्राह्मण्स ने अपने आइडियाज चेंज करे, फिर हमारा लोकल एंड ग्रेट ट्रेडिशन आया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो अलग अलग वर्शिप के तरीके थे ना, इनके बीच में ऐसा नहीं था सब कुछ ठीक ठाक रहता था, काफ़ी सारे डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे। क्यों? देखो, क्योंकि जो लो कास्ट वाले थे उनको अभी अपना एक रास्ता निकालना था अबाउट द वर्शिप, कि वो कैसे भक्ति कर सकते हैं, वो कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं, जब उन्हें ब्राह्मण्स वो नहीं दे रहे थे परमिशन। ठीक है, तो वी विल स्टडी दैट उन्होंने भी अपना एक रास्ता निकाला एंड व्हाट वर द
differences and conflicts. Let's start topic 1.2. ओके तो टॉपिक 1.2 स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हमें पढ़ना है अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। देखो हमें इस एक फॉर्म के बारे में बता रखा है जिसको क्या कहा गया है, तांत्रिक। अब ये वो वाला तांत्रिक नहीं है जो तुम सोच रहे हो जैसे आज के ज़माने में होता है। आज के ज़माने की तांत्रिक ट्रेडिशंस बहुत ही आप कह सकते हो डेंजरस टाइप के हमें दिखाते हैं टीवीज़ में। उस टाइप की उस ज़माने में तांत्रिक वर्शिप नहीं थी। उस ज़माने में जो गॉडेस की वर्शिप होती थी उसको तांत्रिक वर्शिप कहा जाता था। आज के ज़माने वाला नहीं, गॉडेस की वर्शिप को उस समय में किस तरीके क्या कहा जाता था, तांत्रिक। ठीक है, अब जो सेवरल पार्ट्स ऑफ द जो हमारा कॉन्टिनेंट्स था वो ओपन था फॉर वुमेन मेन फ्रॉम द लो कास्ट ऑल्सो, यानी कि जो तांत्रिक वर्शिप जो थी ये जो वुमेन हो गई मेन हो गई लो कास्ट के वो भी वर्शिप कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू वेदास मैंने आपको बताया नहीं कर सकते थे, बट ये तांत्रिक वर्शिप कर सकते थे। ठीक है, और काफ़ी सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हमारे कॉन्टिनेंट के पार्ट के अंदर शैविज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था। शैविज्म मतलब क्या है, शिव की पूजा, और बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट कल्चर डेवलप हो रहा था। तो ये आपको 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने की ईस्ट नॉर्दर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट के अंदर यानी इंडिया के अंदर हमारा कौन सा कल्चर चल रहा था, शैविज्म और बुद्धिज्म का। और जो तांत्रिक वर्शिप यानी कि गॉडेसेस की वर्शिप थी वो मेनली पॉपुलर थी आप कह सकते हो बिटवीन द लो कास्ट पीपल। ठीक है, ऑल दीज डाइवर्जेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस नोन एज हिंदू, यानी कि ये वो पहला टाइम है देखो आपकी पूरी बुक के अंदर जब हमने फर्स्ट टाइम हिंदू वर्ड का पढ़ा है। पहले हिंदू वर्ड किसके लिए यूज़ होता था, जो लोग सिंधु घाटी के पास में रहते थे, सिंधु रिवर के पास में रहते थे, उनको हिंदू कहा जाता था। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो इतनी सारी डाइवर्ज बिलीव्स हो गई, अलग अलग टाइप की, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, गॉडेसेस की पूजा, किसी और की पूजा, लोकल गॉड की पूजा, तो इन सब डाइवर्जेंट कल्चर्स को नेम दिया गया हिंदू। तो ये फर्स्ट टाइम था जो हमने हिंदू वर्ड अपने चैप्टर में पढ़ा है एंड तब से हिंदू स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में होते थे, वेदास और पुराण के बीच में हमेशा कोई ना कोई कंपैरिजन होता रहता था। प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वेदा बता रहे हैं, यानी कि वेदास के अंदर प्रिंसिपल गॉड किसको बता रखा है। मेनली शुरुआत में प्रिंसिपल डेटीज बताया गया था अग्नि, इंद्र और सोम को। तो डेटीज कौन थे हमारे, इंद्र, अग्नि और सोम। उसके बाद वेदास के अंदर ही सुप्रीम गॉड किन्हें माना जाता था, सुप्रीम गॉड माना जाता था हमारे लॉर्ड शिवा को, विष्णु को, और जो गॉडेसेस होती थी उनको माना जाता था सुप्रीम गॉड। और इन्हीं के ऊपर जितने भी हमारे जो वेदास हैं उनमें जो मंत्र होते हैं ना, वो किन के ऊपर होते थे, विष्णु और हमारे शिवा और उनकी गॉडेसेस के ऊपर। ठीक है, जो तांत्रिक ट्रेडिशन था ना, देखो वो हमेशा वेदास जो थे तांत्रिक ट्रेडिशन को इग्नोर करते थे। ठीक है, उसके बाद एक समय आया जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ हमारा भक्ति मूवमेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द भक्ति मूवमेंट। तो सीड्स ऑफ भक्ति मूवमेंट यहाँ मैंने लिखा है, सीड्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, यानी कि भक्ति मूवमेंट में अब एक ऐसा टाइम आ गया जब वुमेन और लो कास्ट के लोगों ने वर्शिप को अनदर लेवल पे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हम भी वर्शिप कर सकते हैं एंड उन्होंने किसकी वर्शिप करी, किसकी साधना करी, उन्होंने भी शिव की और विष्णु की, अपने अपने तरीके से उन्होंने विष्णु और शिव की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और वहाँ से शुरू हुआ हमारा भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट जिसको आप कह सकते हो। तो आपके जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट भक्ति। कुछ लोग जो शिव की भक्ति करते थे उन्हें क्या बोला जाता था, जो विष्णु की भक्ति करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उनके मेजर कंपैरिजंस बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दैट किस तरीके से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, किस तरीके जो पोएट्स और जो सेंट्स थे उन्होंने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने शुरू करे। तो पोएट्स एंड सेंट्स इमर्ज एज अ लीडर। अब ये नए लीडर्स की तरह इमर्ज होने लग गए थे। एंड ब्राह्मण्स रिमेन जस्ट एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड, यानी कि ब्राह्मण जो थे ना उनको बस भगवान और जनता के बीच का इंटरमीडिएटरी पर्सन माने जाने लगा। और हमारे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने लो कास्ट को और जो वुमेन थी उनको पूजा करने की, वर्शिप करने की परमिशन नहीं दी थी। तो अब एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जितने भी वुमेन्स थे और जो लो कास्ट वाले थे वो अकोमोडेट हुए, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करा। और वहाँ से शुरू हुआ हमारा भक्ति ट्रेडिशन, यानी कि अब हर कैटेगरी के लोगों ने वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। भक्ति ट्रेडिशन की 2 फॉर्म्स है। एक है बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी,
फॉर्म्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन, एक है सगुण भक्ति और दूसरी है हमारी निर्गुण भक्ति। सगुना भक्ति कौन सी है? सगुण भक्ति क्या है? जिसमें हम गॉड को एक फिगर के रूप में इमेजिन करके फिर उनकी पूजा करते हैं, गॉड को एट्रीब्यूट्स देते हैं, गॉड की पिक्चर हमारे माइंड में इसमें है। जैसे कि शिवा की पिक्चर इमेजिन करो, आ गई ना, विष्णु की है, देवी जितनी भी हैं हमारी, हमें पता है वो कौन है, उनकी मूर्ति भी है, उनकी फोटो भी है हमारे पास, उनका हम पूजा करते हैं। ठीक है। अब निर्गुण भक्ति क्या होती है? विदाउट एट्रीब्यूट्स, हमें नहीं पता कौन है, बस एक बिलीफ है अंदर से कि एक गॉड है, उसमें गॉड को कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया जाता, एक शक्ति की, एक पावर की पूजा की जाती है इसके अंदर। इसमें कहा जाता है गॉड इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम उन्हें नहीं देख सकते, हमें नहीं पता वो कौन है, बस एक शक्ति की पूजा जिसमें की जाती है वो कौन सी है? निर्गुण भक्ति। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की जिसमें पूजा की जाती है दैट इज निर्गुणा भक्ति, एंड जिसमें शिवा की जैसे एट्रीब्यूट्स देते हैं जब हम गॉड्स को, दैट इज सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। ठीक है। अब हम पढ़ना है टॉपिक 2.1 अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अलवर्स एंड नयनार्स भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हमारी हो गई थी, देखो सिक्स सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। 1 मार्क में आ सकता है भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 6th सेंचुरी से। ठीक है। अब अलवर्स एंड नयनार्स कौन है? पहले एक लाइन में बता देती हूँ। जो शिव की पूजा करते थे वो अलवर्स थे, नयनार्स थे, और जो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के भक्त थे, वो अलवर्स थे। तो विष्णु के भक्त अलवर्स, शिव के भक्त नयनार्स। ठीक है। तो जो ये अलवर्स और जो नयनार्स थे मेनली सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे होते थे, और ये लोग ना बहुत ट्रैवल करे, अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ जहाँ पे इनको श्राइन्स दिखती थी, यानी कि होली प्लेसेस जो होती थी, वहाँ पे जाके ये सेटल होते थे, फॉलोअर्स आते थे, इनके फॉलोअर्स बढ़ते थे, अलवर ट्रेडिशन बढ़ा, नयनार ट्रेडिशन बना, धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन कह सकते हो आप, इनके जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ने लग गए, और जिन जगहों पे ये मेनली बैठते थे, पूजा गाना बजाना करते थे, पोएम्स बोलते थे, भक्ति करते थे, भक्ति भजन कीर्तन करते थे, उन जगहों को आगे चलकर टेम्पल बना दिया गया। अब जैसे जिस जगह पे सब लोग इकट्ठे होते थे, भक्ति करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, वहाँ पे बाद में जो राजा आता था वहाँ पे बड़ा सा टेम्पल बना देता था। तो इस तरीके से भक्ति मूवमेंट और ज़्यादा आगे बढ़ने लग गया। तो जो हमारे अलवर्स और नयनार्स थे ये ट्रैवल करते थे, और हिम्स क्या होती है? हिम्स होती है ना, पोएम्स आप टाइप कह सकते हो, हाइम्स पोएम्स, भगवान की आरतियाँ कह सकते हो आप, वो तमिल में ये लोग गाते थे। मेनली तमिल रीजन में ही थे हमारे अलवर्स और नयनार्स। ठीक है। और धीरे धीरे जिन जगहों पे ये लोग ज़्यादा बैठते थे, ठहरते थे, उन जगहों को होली प्लेसेस बना दिया गया, कईयों को तीर्थ स्थल बना दिया गया। हम लोग तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, एंड देयर सिंगिंग बिकेम अ रिचुअल, यानी कि आज के टाइम पे आपने कभी सोचा है मंदिर के अंदर भजन कीर्तन क्यों करते हैं हम लोग जाके? तो वो ट्रेडिशन वहीं से आया था, अलवर्स और नयनार्स से आया था। वह तभी से हम लोग अपने टेम्पल्स में जाके भजन करते हैं, आरतियाँ गाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी वंटी बजाते हैं, वो ट्रेडिशन वहाँ से आया था। ठीक है। अब टॉपिक 2.1 हमने पढ़ लिया, मेन चीज क्या है? अलवर्स और नयनार्स। नाउ कम टू द टॉपिक 2.2 एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। अब हम पढ़ेंगे क्योंकि जो अलवर्स और नयनार्स थे, अलवर्स विष्णु की पूजा करते थे, शिव की पूजा नयनार्स, क्या ये लोग भी कास्ट को मानते थे? क्या ये लोग भी लो कास्ट वालों को अटैच नहीं करते थे अपने साथ? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अलवर्स एंड नयनार्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट, दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म कास्ट। इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी अबाउट द कास्ट हायरार्की सिस्टम। इन्होंने कहा हर एक को पूजा करने का हक है। तो इससे हमें समझ में आया कि इनका कोई भी ना तो इनका कोई सुप्रीम गॉड आप कह सकते हो, सुप्रीम ये लोग ये नहीं कहते थे कि कुछ पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट इनके लिए मायने नहीं रखता था। इनके लिए कोई भी अनटचेबल नहीं था। जैसे वेदास के अनुसार हमारे ब्राह्मण्स ने कह दिया ना, ये लोग अनटचेबल है, इनसे दूर हो, ये मंदिर नहीं आ सकते, ऐसा अलवर्स और नयनार्स ने उस पर क्रॉस लगा दिया। यहाँ मैंने भी लगा दिया है। ठीक है। भक्त जो थे ना हमारे भक्ति ट्रेडिशन में, वो ऑल बैकग्राउंड से आते थे। वो शूद्रा भी होते थे, वैश्या भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, हर एक कैटेगरीज से हमारे अलवर्स और नयनार्स के, यानी कि विष्णु और शिव की जो पूजा करने वाले भक्त थे, वो ऑल कैटेगरीज से। उसके बाद आपकी बुक में बता रखा है अबाउट नालायिरा दिया प्रदमन, यानी कि ये है हमारा एक तमिल टेक्स्ट, यानी कि जो अलवर्स होते थे ना उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा था, एंड इस टेक्स्ट को क्या कहा गया? तमिल वेदा, यानी कि इस टेक्स्ट को उतनी ही मान्यता दी जाती थी जितनी कि वेदास को दी जाती थी।
तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नलायिरा दिया प्रदमन, आपको ये वर्ड याद रखना है। ये एक तमिल वेदा है एंड इन जो हमारे अलवर्स होते थे वो उतनी ही इस टेक्स्ट को मान्यता देते थे जितनी हिंदूज अपने वेदास को देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक 2.3 वुमेन डिवोटीज। तो अभी हमने लोकास के बारे में पढ़ लिया, अब हम वुमेन डिवोटीज के बारे में पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू दैट अलवर्स ने वुमेन को भी वेलकम करा था, नयनार्स ने भी वुमेन को वेलकम करता है। इनमें कोई ये नहीं था कि सिर्फ मेन ही पूजा कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें एक बहुत फेमस अलवर वुमेन के बारे में बता रखा है जिनका नाम है आंडाल। ठीक है, वो अलवर वुमेन थी। वो खुद को बिलवेड ऑफ विष्णु कहती थी, यानी कि विष्णु की प्रेमिका कहती थी। उन्होंने संसार त्याग दिया था, उन्होंने शादी वादी नहीं की थी, बट वो नन भी नहीं बनी थी। देखो इन लोगों को ना, जो ये अलवर्स थे, इन्हें सोसाइटी के बनाए हुए रूल से अलग जाना था। ये इन्होंने शादी नहीं करी, इन्होंने जो संसार के सुख थे उनको त्याग दिया था, बट ये नन नहीं बनी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। शी यूज्ड टू सिंग, पोएम्स लिखती थी भगवान की भक्ति में लीन होकर, और वो गाती थी, और आगे आगे उनकी लिखी हुई पोएम्स बाकी लोग भी गाते थे। तो आंडाल के बारे में आपको याद रखना है। सेम एक हमारी नयनार वुमेन थी, यानी कि जो शिव की पूजा करते थे, उनकी कैटेगरी की एक वुमेन थी कनिकल अमैयर। ये थोड़ा साउथ नेम है तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। कनिकल अमैयर, शी डिड एक्सट्रीम एसेसिटिज्म टू अचीव हर गोल। एसेसिटिज्म क्या होता है? तप करना। बहुत ही तगड़ी इन्होंने तपस्या करी अपने गोल को अचीव करने के लिए। इनका गोल क्या था? कि शिव से मेल करने का, यानी कि शिव जी को देखने का। हर एक का मन होता है, कौन नहीं चाहता भगवान को। तो इन्होंने कड़ी तपस्या करी उस समय पर, और इनकी एक स्टैचू सा भी दे रखा है आपको बुक में, आप देख सकते हो कितनी पतली सी दिखाई दे रही हैं ये उनमें। ठीक है, तो शी डिड एक्सट्रीम एसेसिटिज्म फॉर अचीविंग हर गोल टू मीट गॉड। एंड इन्होंने नए ट्रेडिशन को में ऐसा एक चेंज ला कर दिया। शी वॉज वेरी फेमस इन द नयर ट्रेडिशन एंड शी चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, यानी कि वो और जितने भी ये दोनों अलवर्स और नयनार, जो ये हमारा ट्रेडिशन था ना, इन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया। पेट्रियार्कल क्या था आप याद करो, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। पेट्रियार्कल क्या है? कि जो फादर से रिलेटेड, जो खाली सन्स को, फादर को, जो खाली मेन को महत्वता दी जाती है ना, उसको पेट्रियार्कल नॉर्म्स कहा जाता है। इन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया, यानी कि अब वुमेन्स को भी महत्वता दी जाने लग गई थी। जैसे पहले ज़माने में वुमेन प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, ये सब नहीं कर सकता था। अब जो नयनार जो अलवर्स थे, इनमें वुमेन्स को भी काफ़ी ज़्यादा से दिया गया, काफ़ी ज़्यादा हक दिया गया। लेट्स स्टार्ट टॉपिक 2 से नयनार, यानी कि जो हमारा भक्ति ट्रेडिशन था उसका वुमेन का रोल देख लिया, कास्ट का रोल देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इट्स रिलेशन विद द स्टेट, यानी कि जो राजा महाराजा और जो रूलर्स होते थे वो किस तरीके से भक्ति ट्रेडिशन को देखते थे। अब आप ये देखो कि जो भक्ति ट्रेडिशन है मेनली साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हमारा बहुत फेमस ये चल रहा है। तो साउथ इंडिया में क्या होते थे? हमारे चीफडम्स होते थे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो चीफडम्स कौन कौन से थे हमारे? वी ऑल नो उस समय पे जो मेन चीफडम्स हमारे डेवलप हो रखे थे, पल्लवास, चोलास, चेरियास, पांड्यास। 6th to 9th सेंचुरी के बीच में ये लोग थे। ठीक है, तो ये लोग भी किसी ना किसी आप कह सकते हो ट्रेडिशन को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी पैट्रोनेज देते हैं, यानी कि उनको लैंड ग्रांट्स देते हैं, उनके मंदिर बनवाते हैं। तो ये किनको सपोर्ट करते थे, और भक्ति ट्रेडिशन की तरफ इन सब रूलर्स का क्या नजरिया था। अब देखो, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था उसको बहुत ही मिनिमम सपोर्ट मिलता था बाय द रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो लोग बहुत कम सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। क्यों? क्योंकि दे यूजुअली टॉक्ड अबाउट द इक्वालिटी। ठीक है, ये चाहते थे कि सब कुछ इक्वल हो, तो इसलिए जो राजा महाराजा होते थे बहुत कम सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। एंड जो तमिल हाइम्स थी ना, यानी कि जो अलवार्स और जो नयनार्स की जो हाइम्स होती थी, दे वर अगेंस्ट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के हक में नहीं बोलते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अपने लॉर्ड है, लॉर्ड शिवा, एंड वो उनको ही सपोर्ट करते थे। दे डिडंट सपोर्टेड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, अब इनके बीच में बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड भक्ति ट्रेडिशन के बीच में कंपटीशन रहता था फॉर द लॉयल पैट्रोनेज, फॉर द रॉयल पैट्रोनेज। अब पैट्रोनेज क्या होता है? पैट्रोनेज मतलब देखा आपने, राजा आएगा, एक इम्प्रेस हो गया किसी ट्रेडिशन से, लैंड ग्रांट कर दिया, 3 गांव दे दिए, वहां पे बड़ा सा मंदिर बनवाने का कह दिया। ठीक है, तो रॉयल पैट्रोनेज मतलब लैंड ग्रांट्स वगैरह से होता है। तो रॉयल पैट्रोनेज के लिए इन तीनों के अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हमारे भक्ति ट्रेडिशन में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता था।
ठीक है। नाउ तो पावरफुल चोला रूलर्स थे, उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट करा। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल बनवाया गया चिंदाबरम थंजौर के अंदर, और गंगाई कोंडाचलपुरम में भी हमारा चोला रूलर ने टेम्पल्स बनवाए। शिव के बड़े बड़े ब्रॉन्ज स्टैचूज बनवाए गए। तो जितने भी ये जो हमारे रूलर्स थे, चीफडम्स थे, दे यूजुअली सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है। अब इनको मेनली अब आप सोचो, जो रूलर है, रूलर क्यों सपोर्ट कर रहा है भाई? रूलर को क्या जरूरत है अपने इतना पैसा बर्बाद करने की? रूलर को भी है जरूरत। क्यों? क्योंकि रूलर की जनता कौन है? जो लोग कौन थे वहां पे उस समय पे? विलाला पीसेंट्स। वलाला पीजेंट जो थे, मेनली सारी की सारी जो जनता थी ना वहाँ साउथ इंडिया में, वो विलाला पीजेंट्स थे। और जितने भी विलाला पीजेंट्स थे मोस्टली वो भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। अब राजा का क्या काम है? उसकी प्रजा को खुश रखना, उसकी प्रजा का सपोर्ट रखना अपने पास। इसलिए वो विलाला पीजेंट को सपोर्ट करते थे, भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे और उनको लैंड हंस देते थे। और एक और रीजन था, वो क्लेम करते थे दैट वी हैव डिवाइन सपोर्ट। हमें भगवान ने कहा है टेम्पल बनाने के लिए। बड़े बड़े टेम्पल दिखा के वो अपना पावर शो करते थे एक तरीके से। सब में नहीं लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो नोट्स में और अच्छे से मिल जाएगा तुम्हें। तो वो सब कुछ ना अपनी पावर शो करने के लिए वो अपने टेम्पल्स बनवाते थे, इतने पैसा वो खर्च करते थे। उसके बाद जितनी भी तमिल और जो शिव हाइम्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया एक टेक्स्ट के अंदर। हाइम्स क्या होती है? वो तो बोली जाती है, पोएम्स हो गई, आरतियाँ हो गई, बोली जाती थी। उनको रिकॉर्ड किया गया किसके अंदर? एक तमिल टेक्स्ट के अंदर, जिसको क्या कहा गया? तेवारम। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना, तेवारम। ठीक है। नाउ हमारी बुक में एक चोला रूलर के बारे में बता रहा है कि 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। परंत का वन। इन्होंने मेटल इमेजेस बनवाई ऑफ अपार, संबंदर और सुंदरर। अपार, संबंदर और सुंदरर की इन्होंने मेटल इमेजेस बनाए। अब ये कौन है अपार, संबंदर और सुंदरर? ये प्रीस्ट कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो ये सेंट्स थे, यानी कि जो अलवार्स के सेंट कह सकते हो आप, ये थे जो मेजर गुरु टाइप होते हैं ना। तो इन गुरु की भी इन्होंने मेटल इमेजेस बनवाई और जो शिव के टेम्पल थे वहाँ पे स्थापित कराई, और अभी भी हो सकती है वो वहाँ पे हों। ठीक है। तो जो रूलर्स थे वो ना ही भगवान की ही मूर्तियाँ उन्होंने बनवाई, जो उनके बड़े बड़े गुरु बन गए थे ना, उनकी भी उन्होंने काफी सारे मेटल इमेजेस बनाई। किसने बनाई थी? परंतका वन ने, जो एक चोला रूलर थे। तो विद दिस हमारा टॉपिक 2.4 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 3 स्टार्ट करना है हमें, द वेरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटक। एक नया ट्रेडिशन पढ़ेंगे हम, अलवर्स नया नर्स पढ़ लिया। लेट्स स्टडी द वेरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटक। ना है तो मेरे चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 12th सेंचुरी के अंदर कर्नाटका के अंदर एक न्यू ट्रेडिशन बनकर आया, जिसको स्टैब्लिश करा था, जिसकी स्टार्टिंग करी थी एक ब्राह्मण ने, जिनका नाम क्या था? बासवना। बासवना कौन थे? बासवना थे मिनिस्टर थे चालुक्य कोर्ट में, यानी कि चालुक्य रूलर जो थे उनकी कोर्ट के अंदर वो एक मिनिस्टर थे, एंड ही वाज अ ब्राह्मण। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक ट्रेडिशन स्टैब्लिश करा, जिसको क्या कहा? वेरा शिवा ट्रेडिशन। ठीक है। जो फॉलोअर्स होते थे वेरा शिवा ट्रेडिशन के, ट्रेडिशन का नाम क्या रखा गया? वेरा शिवा। और जो इनके फॉलोअर्स होते थे इनको क्या कहा जाता है? लिंग्याट्स। लिंग्याट्स मतलब हीरो ऑफ शिवा। ठीक है। लिंग्याट्स अभी भी कर्नाटका में होते हैं। रिसेंटली जो लिंग्याट्स के जो मेन जो वो थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। तो लिंग्याट्स आर वेरी फेमस इन प्रेजेंट इंडिया ऑल्सो, वो अभी भी होते हैं। स्टार्टिंग किसने करी थी? बासवना ब्राह्मण ने उनकी। ठीक है। मेनली वो वर्शिप करते हैं शिवा की, लॉर्ड शिवा की। उनकी मूर्ति की वर्शिप नहीं करते। दे यूज टू वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग, यानी कि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो लिंग की पूजा करते हैं। एंड वो एक उनका ट्रेडिशन है कि वो अपने लेफ्ट शोल्डर पे छोटा सा एक लिंग होता है सिल्वर के केस के अंदर, उसको ये अपने शोल्डर पे बांधते हैं। तो दिस स्मॉल डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन। अब इनकी बिलीव्स क्या है? ठीक है। ये भी शिवा की पूजा कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा की, बट इनकी कुछ बिलीव्स होती थी। क्या था कि ये रीबर्थ में बिलीव नहीं किया। जैसे ब्राह्मण्स ने कहा कि अपने कर्म अच्छे रखो अगले जन्म में, वरना बेकार श्रेणी में तो पैदा होंगे। ठीक है। बट दे डिड नॉट बिलीव इन रीबर्थ। इन्होंने क्या कहा? जब इंसान मरता है तो वो शिव के साथ यूनाइट हो जाता है, वो शिव के साथ जुड़ जाते हैं, उसका कभी भी धरती पे दोबारा जन्म नहीं होता है। लिंग्याट्स ये कहते हैं, वेरा शिवा ट्रेडिशन के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई मर गया तो मर गया, वो दोबारा जन्म लेके धरती पे नहीं आएगा। इसीलिए ही ये लोग दाह संस्कार, यानी कि जो क्रेमेशन होता है, जो धर्म शास्त्र में लिखा गया है अबाउट क्रेमेशन। अभी हमारे अगर हिंदूज में जब कोई मरता है मोस्टली तो उनको दाह संस्कार होते हैं ना, उनको जलाया जाता है, संस्कार क्रिया वगैरह के जरिए से क्रेमेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। ठीक है। तो वेरा शिवा ट्रेडिशन वालों ने कहा कि वी डोंट फॉलो क्रेमेशन, वी बिलीव इन
दैट कि रीबर्थ नहीं होता है, इसलिए ये लोग जब कोई मरता था तो उसकी बॉडी को ये लोग बरी कर देते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है हिंदू ट्रेडिशन में बरियल। तो लिंगायत जो थे दे यूज टू बरी डेथ, यानी कि जब कोई मर जाता है तो वो बरी करते हैं, दाह संस्कार नहीं करते। दिस इज इम्पोर्टेंट। दे चैलेंज द आइडियाज ऑफ कास्ट एंड क्लासेस। इन्होंने बहुत एक इनके में सबसे स्पेसिफिक क्या था, जो कास्ट ऑफ पॉल्यूशन, जो हमारे ब्राह्मण्स ने कहा कि वेदास में ऐसा लिखा है पॉल्यूटेड है कुछ लोग, इस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज करा। दे वर अ रिफॉर्मर, एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज करा। ठीक है, तो मेनली ये लोग कास्ट सिस्टम को चैलेंज करते, तो इनका सपोर्टर कौन था, जितने भी लो कास्ट वाले जिनको वेदास ने जगह नहीं दी, वो सब ही मोस्टली कर्नाटका में वैराशैवा ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे। इसको क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जितना भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था वो वैराशैवा ट्रेडिशन को फॉलो करता था। ठीक है, अब पर इन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किस पे लगाया था, थ्योरी ऑफ रीबर्थ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि वेदास कहते थे कि मरने के बाद दोबारा हम धरती पर आते हैं, बट ये कहते थे मरने के बाद हम धरती पर नहीं आएंगे, हम लॉर्ड शिवा के साथ यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातों को मुद्दों को लेकर खड़ा करा, वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेड दैट पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होनी चाहिए। अब हमारे धर्मशास्त्र में वेदास में क्या है कि प्यूबर्टी से पहले, यानी कि बाल विवाह जिसे आप कहते हो, बाल विवाह मान्य है, बट इन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, प्यूबर्टी के बाद ही शादी होनी चाहिए। सेकंड क्या था, विडो रीमैरिज। इन्होंने क्या कहा कि जो विडो है उसकी रीमैरिज कर देनी चाहिए। तो इन चीज़ों को सामने लेकर आए हमारे वैराशैवा ट्रेडिशन के लोग। और जितनी भी बातें थी वैराशैवा ट्रेडिशन की, हमें कैसे पता चली, वी गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू द वचनास। वचनास कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई है, और ये हमें पूरा डिटेल अकाउंट देती है अबाउट द वैराशैवा ट्रेडिशन। आई होप तुम्हें भी पूरा समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। अब आ जाओ टॉपिक 4 पे, रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया। अभी तक देखो तुमने साउथ इंडिया पढ़ लिया, अब हम अपने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। तो जिस समय की बात है इसमें हम नॉर्थ इंडिया की करेंगे, इसमें मेनली यहाँ पर भी विष्णु की, शिवा की एंड गॉडेसेस की पूजा होती थी। बट इस समय पे यहाँ पे ना ही अलवर ट्रेडिशन के हमें कोई ट्रेसेस मिले, ना ही नयना ट्रेडिशन के। ये सिर्फ लॉर्ड शिवा और विष्णु की पूजा करते थे। मेनली यहाँ पर उस समय पे राजपूताना रूल था। आपने देखा नॉर्थ इंडिया में राजपूत का काफी ज्यादा रूल था उस समय पे। ठीक है, तो जितने भी राजपूत की वजह से वहाँ पे जो ब्राह्मण्स होती थी उनकी पोजीशन बहुत हाई होती थी। आपने देखा राजपूत जितने भी होते वो अपने ब्राह्मण्स की बहुत इज्जत करते हैं। हमने पद्मावत मूवी में भी देखा था कि वो कितनी इज्जत करते थे अपने सारे के सारे ब्राह्मण्स की। ठीक है, तो जो राजपूत होते थे, राजपूताना घराने के अंदर उस समय पे, राजपूताना स्टेज के अंदर ब्राह्मण्स की पोजीशन बहुत ही हाई होती थी एंड उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि ब्राह्मण के आगे कोई नहीं बोल सकता था, राजा खुद भी नहीं बोल सकता था ब्राह्मण के आगे। तो ठीक है, तो इस समय पे जो ब्राह्मण ने रूल बनाया पॉल्यूशन वाले, अनटचेबल वाले, तो उसको कोई कैसे क्वेश्चन करेगा। तो नो चैलेंज टू द पोजिशन ऑफ द ब्राह्मण। इसी समय यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे अदर रिलीजन स्प्रेड होने लगे, अलग अलग रिलीजन स्प्रेड होने लग गए। कौन कौन से, नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धार्थ। ठीक है, ये एक नया रिलीजन, हमें नहीं पता है इनके बारे में इतना, बिकॉज दे वर नॉट दैट मच फेमस। ठीक है, मेनली ये आर्टिसन कैटेगरी से आते थे, जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन वाली कैटेगरी थी ना, उनके लोगों ने इकट्ठा होकर ये रिलीजन बनाया और ये लोग ने अपने जो क्राफ्ट था, ट्रेड था, उसको काफ़ी हद तक फैलाया टू द सेंट्रल एंड द वेस्ट एशिया। ये क्राफ्ट प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते थे। बट इनको जो राजा था ना, वो रॉयल पैट्रोनेज, वही वाला जो सीन है, राजा इनको सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए आज के टाइम पे हमें ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में। इन्होंने भी जो वेदास थे ना, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको बहुत क्वेश्चन करा। किसने, नाथ, जोगीज और सिद्धार्थ ने। वही वेदास की कौन सी बातों को, कास्ट सिस्टम वाली बातों को इन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा। बट दे वर ओनली पॉपुलर इन द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल थे उन्हीं में ही ये नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ पॉपुलर थे। जो रूलर्स थे, राजपूताना रूलर्स थे, वो इनको कोई महत्वता नहीं देते थे, वो कोई सपोर्ट नहीं करता था, वो कोई इन्हें अपनी रॉयल पैट्रोनेज नहीं देता था। ठीक है, अब आया न्यू एलिमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक नया एलिमेंट आया, एक नया रिलीजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, कैसे मिक्सअप हुआ वो इंडिया के अंदर। कमिंग ऑफ द तुर्क्स आए, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई एंड तब से इस्लाम इंडिया के अंदर आया। तो हमने देखा जैसे ही तुर्क्स आए और दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, तो वी ऑल नो दैट जो राजपूत रूल था वो बहुत ही नीचे चला गया था, राजपूताना घर जो थे वो हारने लगे थे एंड दिल्ली सल्तनत एंड तुर्क्स इस्टेब्लिश हो गए थे। तो जब राजपूत की जो स्टेट थी वो कम हो गई, तो दैट मीन्स ब्राह्मण की पोजीशन भी
कम हो गई थी। और अब आया मेजर चेंज इन द कल्चर। अब ना राजपूत थे ना ब्राह्मण्स भी बहुत कम हो गए थे, चेंज इन कल्चर आया और जो इस्लाम था वो फॉलो होने लग गया इंडिया के अंदर। एंड एक नया ट्रेडिशन निकल कर आया जिसको क्या कहा गया, कमिंग ऑफ सूफीज। सूफी हमारे टॉपिक 2 पे पहुंच गए हैं, भक्ति सूफी पढ़ा है ना हमने, तो अब हम सूफी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सूफी कैसे डेवलप हुआ। सो मेनली इसमें हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करा करो और मुझे कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इट्स टॉपिक चैप्टर 6 नाउ, 15 चैप्टर्स हैं हमारे। आई नो मुझे बहुत जल्दी कवर कराने हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू शेयर करो प्लीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। 5 स्टार्ट करना है, न्यू स्ट्रैंड्स इन फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। इसमें हम 7th सेंचुरी की बात करेंगे, जब अरब ट्रेडर्स वगैरह सेंट्रल एशिया में आने लगे, हमारी इंडिया में आए एंड दे सेटल एंड हमारी कंट्री के अंदर इस्लामिक ट्रेडिशन डेवलप होने लगे। इस्लाम रिलीजन हमारी कंट्री के अंदर आया इन द 7th सेंचुरी। ठीक है, अब टॉपिक 5.1 है रूलर्स फेथ, उसके बारे में पढ़ते हैं। 711 के अंदर अरब जनरल आते हैं मोहम्मद कासिम। वो सबसे पहले सिंध को कैप्चर करके, सिंध पे रूल करके उसको अपनी कैलिफ डोमेन के अंदर ले लेते हैं। तो सबसे पहले अरब जनरल आए थे मोहम्मद कासिम, 1 मार्क में याद रखना है। लेटर तुर्क्स एंड अफगान्स आए एंड उन्होंने दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। फिर दिल्ली सल्तनत डेक्कन एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्टिनेंट यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर फैल गए। ठीक है, एक नॉलेज रिलीजन दो था इन सब का, तुर्क्स का, अफगान्स का, इन अरब्स का, दे वर इस्लाम। फिर हमारी मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुई 18th सेंचुरी तक, और फिर 18th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर के भी इस्टेब्लिश होने के बाद काफ़ी सारी रीजनल स्टेट्स बनने लग गई एंड दे बेसिकली फॉलोड इस्लाम। ठीक है, तो जो मुस्लिम होते थे, मुस्लिम रूलर होते थे, जितने भी मुस्लिम रूलर थे, तुर्क कह लो, अफगान कह लो, अरब कह लो, मुगल्स कह लो, दे वर गाइडेड बाय उलमा। उलमा जो होते थे वो उनको गाइड करते थे, उनके आप कह लो कि उनको टीच करते थे वो कि किस तरीके से रूल करना है। उलमा किस तरीके से कहते थे, उनको कहते थे वो दैट यू हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू द शरिया। शरिया में मुस्लिम बेसिकली लॉज के बारे में बता रखा होगा कि इस्लाम में कैसे आपको किस तरीके से राजा, जैसे धर्मशास्त्र है ना, ब्राह्मण ने धर्मशास्त्र बनाया, वैसे ही उलमा ने शरिया के अकॉर्डिंग रूल करने को मुस्लिम रूलर्स को बोला। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है वो मुस्लिम जो प्रजा है उसको अकॉर्डिंग टू शरिया रूल कर लेगी, बट व्हाट अबाउट द नॉन मुस्लिम सेक्ट यानी कि जो हिंदू हो गए, जूस, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन। ऐसा नहीं था इंडिया में खाली 2 ही रिलीजन कम्युनिटीज़ थी, काफ़ी सारी रिलीजन कम्युनिटीज़ थी। अब उनका क्या होगा, क्या उनको भी मुस्लिम की तरीके से ही वर्क करना पड़ेगा? नो। ठीक है, तो उनको क्या एक कैटेगरी में डाला गया, जिम्मी। ठीक है, जिम्मी कहा गया उनको एंड उनको प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि आप भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो। कौन कौन, ज्यूज हो गए, क्रिश्चियन हो गए, अदर रिलीजन्स, वो लोग भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकते थे, बट दे हैव टू गिव अ टैक्स फॉर द प्रोटेक्शन। जो उनको मुस्लिम रूलर से जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, दे हैव टू गिव अ टैक्स फॉर इट एंड उसको क्या कहा गया, जिजिया। तो दिस जिम्मी, जिजिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर एग्जाम, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, तो ये जो टैक्स ऑफ प्रोटेक्शन था जिजिया, ये हिंदूज को भी देना पड़ता था। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट मुस्लिम एंड दे वर फॉलोइंग देयर रिलीजन इन द मुस्लिम स्टेट। ठीक है, तो इसलिए इनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही कुछ सिचुएशन में कुछ सेवरल रूलर्स ऐसे भी होते थे जो टैक्स रिडम्पशन देते थे, यानी कि जो हिंदू को, जैना को, जोरास्ट्रियंस को, ज्यूज को, उनको टैक्स रिडम्पशन देते थे। जैसे कि हमने जो अकबर मूवी में देखा था, जो कर था अकबर ने माफ़ कर दिया था तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए। इस तरीके से ये आपके बुक में भी बता रखा है दैट जो मुस्लिम रूलर थे वो दूसरे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट देते थे, ऐसा हमारी बुक में बता रखा है। तो दे रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन ऑल्सो। एग्जाम्पल में दे रखा है अकबर एंड औरंगजेब। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से 2 मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने काफ़ी सारा आप कह सकते हो रिस्पेक्ट किया, टैक्स रिडम्पशंस दिए टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स, दैट वाज अकबर एंड औरंगजेब। तो टॉपिक 5.1 कंप्लीट हो गया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक 5.2 पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। तो इसमें हम मेनली पॉपुलर प्रैक्टिस पढ़ेंगे, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है जो ज़रूरी है सबके लिए फॉलो करने, उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली 5 पिलर्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला क्या है कि सिर्फ एक ही गॉड है हमारे, अल्लाह, एंड प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, और दिन में 5 टाइम प्रेयर्स करना बहुत ज़रूरी है।
गिविंग आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या कि दान देना ज़रूरी है हर एक के लिए, एंड रमज़ान के महीने के अंदर फास्टिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज़ वंस इन अ लाइफ, यानी कि एक अपनी लाइफ के अंदर एक बारी पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसको हज कहते हैं, वो करना ज़रूरी है। तो दीज वर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के अंदर हर एक को फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ डाइवर्सिटी इन द प्रैक्टिस। कुछ डाइवर्सिटी भी थी हमारे इस्लाम के अंदर, यानी कि इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर दो कैटेगरीज थी, शियाज एंड सुन्नी। जो मुस्लिम बच्चे उन्हें पता होगा इसके बारे में और अच्छे से, तो शिया एंड सुन्नी थी। एंड जो शिया और सुन्नी में भी एक अलग एक और कैटेगरी थी, एक सेक्ट था जिनको कहा गया है, शिया का ही एक सब पार्ट था खोजास। अब खोजास क्या करते थे, खोजास ने क्या करा, उन्होंने जो कुरान के आइडियाज है, कुरान में जो सभी बातें लिखी हैं उनको शेयर करा, उनको लिखा एक जगह, लिटरेली मेथड्स अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज यूज करके उन्हें लिखा, और पोएम्स बनाई, क्या जिनान जिन्हें कहते हैं, पोएम्स बनाई, ज्ञान भी कहते हैं इनको, पोएम्स बनाई, लिटरेरी मेथड्स बनाया, और जो कुरान की जो बातें हैं उनको फैलाया और लोग पढ़े उनको। तो ये किसने करा, खोजा कैटेगरी के लोगों ने। पोएम्स लिखे उन्होंने हर एक लैंग्वेज में, सिंधी, गुजराती, मुल्तानी, पंजाबी, हर लैंग्वेज में पोएम लिखे और लोग उन्हें पढ़ते थे एंड पूरे रिलीजन को समझते थे, ठीक है। और अब आ जाओ, अब आप अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे, एक और हमारी कम्युनिटी आई अरब मुस्लिम ट्रेडर्स की, अरब भी थे वो, मुस्लिम भी थे और वो ट्रेडर्स भी थे। दिस सेटल्ड इन द मलाबार कोस्ट, नीचे ना हमारा मलाबार कोस्ट, वो मलाबार कोस्ट में सेटल हुए और उन्होंने लोकल ट्रेडिशन, लोकल लैंग्वेज को फॉलो कर लिया, यानी कि उन्होंने मलयालम सीख ली। आए थे वो अरब से थे, उन्होंने मलयालम सीख ली और उन्होंने मैट्रिलिनी अडॉप्ट कर ली, यानी कि वो सिस्टम, मैट्रिलिनी होती है मेनली राजघराने में, तो मैट्रिलिनी होती है, मैट्रिलिनी वो सिस्टम होता है जिसमें शादी के बाद लड़की अपना घर नहीं छोड़ती है, लड़का अपना सामान लेके लड़के के घर आता है, घर जमाई टाइप का सिस्टम। तो उन्होंने मैट्रिलिनी सिस्टम जो लोकल तरीका था इन द मलाबार कोर्स एट दैट टाइम, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो here we see that there is a diversity in the Islamic culture also। शिया है, सुन्नी है, खोजाज हैं, ये हमारे ट्रेडर्स हो गए, सब ने अलग अलग डाइवर्सिटी थी, बट इनके 5 मेन प्रिंसिपल्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। एक और जो डाइवर्सिटी भी शो करती है और सिमिलैरिटी भी शो करती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। आपकी बुक में 3 मॉस्क दे रखा है, तीनों को अच्छे से देखना। देखो, एक मॉस्क की जो सबसे प्रिंसिपल बात हर एक मॉस्क की, मस्जिद बनने की, ये है इट्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मक्का, यानी कि उसका जो मुंह है वो मक्का की तरफ, जो डायरेक्शन है वो मक्का की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेहराब एंड मीनाबार। जो मेहराब एंड मीनाबार है उनकी स्पेसिफिक प्लेसेस भी दी गई हैं, वहीं पर वो होंगी। बट जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो चेंजेस है मॉस्क के स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज बिटवीन देयर रूफ, यानी कि जो कईयों का गुंबद बना होता है, कहीं अलग तरीके के बने होते हैं। कश्मीर का, केरला का 2 जगहों का जामा मस्जिद दिखा रखी है आपके बुक में, तो आप देख सकते हो कि मॉस्क का स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस भी है और सिमिलैरिटी भी है, ठीक है। तो चेंजेस होते हैं इन द रूफ एंड इन द बिल्डिंग मटीरियल दैट इज यूज्ड। तो विद दिस हमने डाइवर्सिटी एंड जो हमारी सिमिलैरिटी है इन द मॉस्क स्ट्रक्चर वो भी पढ़ लिया है। टॉपिक 5.2 भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर एज आई टोल्ड यू, तो बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना। मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी की वीडियो है वो भी देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर द वीडियोज़ विद योर क्लासमेट। लॉकडाउन चल रहा है, हेल्प देम एंड मुझे कमेंट करके बताना कि जल्दी से अभी नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए, तो आई मेक वीडियो ऑन दैट एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे। सो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। Till then,